नमस्कार दोस्तों, मैं दिलकुश प्रजापति हमारे सुरभि क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, हम मनोविज्ञान विषय का अध्ययन कर रहे थे और इसमें हमने इससे पहले वाली जो कक्षा थी, उसमें मनोविज्ञान का अर्थ, उत्पत्ति और विकास समझा था। उसको एक बार हम पुनः स्मरण कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि मनोविज्ञान जो है विषय, इसकी उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से हुई है। दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई। मनोविज्ञान का जो अंग्रेजी शब्द है साइकोलॉजी, ये ग्रीक या यूनानी भाषा कहें, इसके दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है साइकी और एक है लोगस। साइकी का अर्थ है आत्मा और लोगस का अर्थ है विषय का अध्ययन, या इसे कह सकते हैं विज्ञान। इस प्रकार साइकी प्लस लोगस मिलकर साइकोलॉजी बनाते हैं, जिसका अर्थ है आत्मा के विषय का अध्ययन या आत्मा का विज्ञान। और इस संदर्भ में हमने अरस्तु की परिभाषा भी लिखी थी। अरस्तु ने कहा कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। तत्पश्चात हमने मनोविज्ञान का विकास भी पढ़ा कि अलग अलग कालखंडों में मनोविज्ञान अलग अलग रूप से परिभाषित था। जैसे हमने पहला जो कालखंड पढ़ा था, 16वीं शताब्दी के अंत तक मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना जाता था। परंतु इस मत के संदर्भ में प्रश्न उठे कि आत्मा क्या है, आत्मा का स्वरूप कैसा है, आत्मा की प्रकृति क्या है, आदि प्रश्न उठे इस मत के लिए। तो ये मत अंततः खारिज हो गया, या कहें 16वीं शताब्दी के अंत तक चला, उसके बाद यह मत समाप्त हो गया। मनोविज्ञान के लिए दूसरा मत आया, मन या मस्तिष्क का विज्ञान। ये मत चला 17वीं व 18वीं शताब्दी में। देखिए दोस्तों, हमने अध्ययन किया था कि मन या मस्तिष्क का विज्ञान जो मत है, इसके लिए भी वही प्रश्न उठे जो आत्मा का विज्ञान मत के लिए उठे थे। अर्थात यहां भी ये कहा गया कि मन क्या है, इसका स्वरूप कैसा है, इसकी प्रकृति क्या है, आदि प्रश्न उठने के कारण ये मत भी निरस्त हो गया। तत्पश्चात हमने पढ़ा तीसरा मत, वो आया चेतना का विज्ञान। इस मत में कहा गया कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। परंतु दोस्तों, हमने चर्चा की थी कि हमारे मन में चेतना अर्थात चेतन भाग ही नहीं होता है, अचेतन और अर्धचेतन भी हमारे मन के भाग होते हैं। चूंकि ये मत केवल चेतन भाग की ही चर्चा करता है, इस कारण ये मत भी अमान्य हो गया। और हमने पढ़ा भी था कि मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में चेतना शब्द की आलोचना की थी। तत्पश्चात हमने चौथा मत पढ़ा था, आत्मा का विज्ञान। देखो दोस्तों, ये तीसरा मत 19वीं शताब्दी में चला था और चौथा मत 20वीं शताब्दी से अभी तक प्रचलित है। चौथा मत कहता है कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, और व्यवहार का विज्ञान जो मत है वो वर्तमान में प्रचलित है। यदि हमसे पूछा जाए कि जब मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई थी तो मनोविज्ञान को कहा जाता था, तो हमने पढ़ा कि जब मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई थी तब मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। यदि पूछा जाए कि मनोविज्ञान है या वर्तमान में मनोविज्ञान है, तो अपना उत्तर होगा व्यवहार का विज्ञान। ये बातें हमने पढ़ ली थी और अब हम आज की कक्षा में पढ़ेंगे मनोविज्ञान की अध्ययन विधियां। क्या होती है अध्ययन विधियां? वे विधियां जिनसे हम व्यक्ति या प्राणी के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। क्योंकि दोस्तों देखो, मनोविज्ञान है किसके लिए?
व्यवहार का अध्ययन करने के लिए। और व्यवहार का अध्ययन किस प्रकार से किया जाए, तो इसके लिए कुछ विधियां बनी। उन विधियों को ही कहते हैं मनोविज्ञान की अध्ययन विधियां। अब देखें, मनोविज्ञान की जो अध्ययन विधियां हैं, इन विधियों को समझने के लिए इनसे संबंधित कुछ शब्दों को समझना आवश्यक होता है। वैसे तो जो शब्द हम आज ले रहे हैं वो अपने मापन मूल्यांकन वाले टॉपिक में आते हैं, परंतु इन शब्दों के बिना ये टॉपिक अपने क्लियर नहीं हो पाएगा। हमें चीजें रटनी पड़ेगी और ऐसा हमें नहीं करना। तो हम आज मनोविज्ञान की अध्ययन विधियों के कुछ गुणों का अध्ययन करेंगे। मनोविज्ञान अध्ययन विधियों के प्रमुख गुण। ये जो गुण है दोस्तों, ये गुण यदि हमें समझ में आ जाते हैं तो समझो कि मनोविज्ञान की अध्ययन विधियों में आपके लिए कोई भी चीज कठिन नहीं है। बहुत ही आसान और आनंददायक टॉपिक है। वैसे तो पूरी मनोविज्ञान ही आनंददायक है यदि इसे सही तरीके से पढ़ा जाए। और अपना लक्ष्य यही है कि मनोविज्ञान को अच्छे तरीके से पढ़े, रुचि के साथ पढ़े। इन शब्दों में अपने पहला शब्द आता है वेदता। देखिए दोस्तों, वेदता होती क्या है, पहले थोड़ा व्यवहारिक समझे वेदता के बारे में। वेदता का शाब्दिक अर्थ लिया जाता है शुद्धता या अपने उद्देश्य की पूर्ति हो जाना। देखो कैसे, जैसे हम बात करें कि घड़ी का निर्माण किसके लिए हुआ है, तो उत्तर होगा कि भाई समय देखने के लिए हुआ है, या कहें कि समय देखने के उद्देश्य से घड़ी का निर्माण हुआ है। किंतु यदि कोई घड़ी 12 बजे, जब मान लो 12 बज रही हो और यदि कोई घड़ी उस समय 3 बजे का समय बता रही हो, तो हम कहेंगे कि ये घड़ी जो हमें रिजल्ट दे रही है, हमें जो परिणाम दे रही है, ये शुद्ध नहीं है, क्योंकि अभी तो 12 बज रहे हैं और घड़ी हमें 3 बजे का समय बता रही है। तो हम कहेंगे कि घड़ी जिस रिजल्ट को हमें दे रही है उसमें हमारे पास शुद्धता नहीं है। और इसी बात को दूसरे तरीके से कहें कि जिस उद्देश्य के लिए हमने घड़ी का निर्माण किया था वो उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा, क्योंकि हमने घड़ी का निर्माण किया था सही समय देखने के लिए। यदि वो सही समय नहीं बता रही तो हम कहेंगे कि हमने जिस उद्देश्य से घड़ी का निर्माण किया था वो उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि घड़ी हमें शुद्ध परिणाम नहीं दे रही है, हमारे उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर रही है। इस गुण को हम कहेंगे इस प्रकार से कि ये जो घड़ी है जो 12 बजे भी हमें 3 बजे का समय बता रही है, ये घड़ी वैध नहीं है, या कहें कि इस घड़ी में वैधता का गुण नहीं है। तो यही गुण है वैधता। अब देखें, मनोविज्ञान की अध्ययन विधियों को जब हम पढ़ते हैं तो प्रत्येक विधि का निर्माण किसी चीज के मापन के लिए किया जाता है, किसी गुण के मापन के लिए किया जाता है। यदि वो विधि, वो परीक्षण उस गुण का सही मापन नहीं कर रहा है तो हम कहेंगे कि ये जो विधि है इसमें वैधता का गुण नहीं है, क्योंकि ये हमें शुद्ध परिणाम नहीं दे रही, या कहें कि जिस उद्देश्य से इस परीक्षण का निर्माण किया था उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही। जैसे मान लो हमने एक स्केल ली जो अपने सेंटीमीटर के पैमाने को मापने के लिए प्रयोग में ली जाती है। यदि उस स्केल से खींची गई कोई लाइन शुद्ध नहीं है, 5 सेमी की लाइन खींची लेकिन उस स्केल के पैमाने गलत हैं, तो वो हमसे 7 सेमी की खींच गई, तो हम कहेंगे कि इस स्केल में किस गुण की कमी है,
वैधता की कमी है। दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका कि इससे हमने जो मापन किया है वो शुद्ध नहीं है। दूसरे तरीके से कर सकते हैं कि जिस उद्देश्य के लिए हमने स्केल का प्रयोग किया था, शुद्ध लाइन खींचने के लिए, वो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ तो इसमें वैधता का गुण नहीं है। और यदि सही सही मापन हो जाता है तो उसमें वैधता का गुण है। कोई घड़ी है, यदि हमें सही समय बता देती है तो हम कह देंगे कि इस घड़ी में वैधता है। कोई स्केल हमारे लाइन को सही सही खींच देती है सही मापन के साथ, तो उस स्केल में वैधता का गुण है। इसी प्रकार यदि किसी विधि का हमने निर्माण किया और वो विधि हमें सही परिणाम देती है, शुद्ध परिणाम देती है, या जिस उद्देश्य के लिए उस विधि का निर्माण किया था वो विधि उस उद्देश्य की पूर्ति कर देती है, तो उसे हम कहेंगे वैधता। अध्ययन करते हैं। इससे पहले हम समझते हैं। जैसे मान लो हमें किसी बालक की बुद्धि का मापन करना है, जिसे हम आईक्यू में मापते हैं। उस बुद्धि का मापन करने के लिए हमने एक टेस्ट बनाया, परीक्षण बनाया। उस परीक्षण ने बालक की बुद्धि का सही मापन नहीं किया। बालक की बुद्धि तो थी 120, उसकी आईक्यू 120 थी, लेकिन उस परीक्षण ने बालक की आईक्यू को 100 से भी कम बता दिया। तो हम कहेंगे कि इस परीक्षण में वैधता की कमी है, क्योंकि इसने बालक की बुद्धि का शुद्ध मापन नहीं किया। या हम कह सकते हैं कि ये परीक्षण जिस उद्देश्य के लिए हमने बनाया था, किस उद्देश्य के लिए बनाया कि बालक की बुद्धि का सही मापन हो जाएगा, पर वो सही मापन नहीं किया तो उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई, तो हम कहेंगे इस परीक्षण में वैधता का गुण नहीं है। देखें, वैधता इसका अर्थ शुद्धता से लिया जाता है, तथा यह परीक्षण अर्थ तो किससे लिया जाता है? शुद्धता से। तथा यह परीक्षण के उद्देश्य पूर्ति को बताने वाला गुण है। यानी यह परीक्षण उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस गुण को बताने वाला क्या है? वैधता। यह हमने थोड़ा संक्षिप्त में समझा है। जब हम मापन मूल्यांकन पढ़ते हैं तो इनके विस्तृत अर्थ को समझते हैं। अगला गुण है विश्वसनीयता। विश्वसनीयता का सीधा सा अर्थ है विश्वास करने योग्य। जैसे समझें, हमने कक्षा में जाके बच्चों से पूछा कि बच्चों बताओ अपने कितने अध्याय हो गए। तो कक्षा में अलग अलग बच्चे थे। एक बच्चे ने कहा कि सर अपने 2 अध्याय पूरे हो गए। दूसरे बच्चे ने कहा कि सर अपने 5 अध्याय पूरे हो गए। तीसरे बच्चे ने कहा कि अपने 7 अध्याय पूरे हो गए। और अन्य बच्चे ने कहा कि अपने 10 अध्याय पूरे हो गए। तो ये तो अनिश्चित बात हो गई। अब बताओ हम विश्वास किस पे करें? क्योंकि हमने बच्चों से जो पूछा है उसके सभी ने अलग अलग परिणाम बताए हैं, तो किसी की बात विश्वास करने योग्य है ही नहीं। यदि सारे विद्यार्थी ही ये कह देते कि अपने 5 अध्याय हुए हैं तो हम विश्वास कर लेते, लेकिन सभी विद्यार्थियों ने अलग अलग बातें बताई, तो हम कहेंगे कि ये जो बातें हैं ये विश्वास करने योग्य नहीं है। इसी को हम कहते हैं कि इस बात में विश्वसनीयता नहीं है। या फिर हम एक ही बच्चे से पूछते हैं कि बताओ अपने कितने अध्याय हुए। देखो, 2 तरीके की परिभाषा होती है विश्वसनीयता की। अब एक ही बच्चे से पूछ रहे हैं हम कि अपने कितने अध्याय हुए। उसने कहा कि सर अपने 2 अध्याय हो गए। फिर उसी ने थोड़ी देर में कहा कि सर अपने तो 5 अध्याय हुए थे। फिर उसे बच्चे ने कहा कि नहीं नहीं सर अपने तो 10 अध्याय हुए थे। तो ये तो वापस वही बात आ गई। एक ही बच्चे से पूछा तब भी वो अलग अलग बता रहा है। अब तो हम विश्वास ही नहीं कर सकते। 2 हुए, 5 हुए या 10 हुए, तो बालक की बात विश्वास करने योग्य नहीं है।
तो हम कहेंगे कि इस बात में जिस गुण की कमी है वो है विश्वसनीयता। जब एक ही तथ्य के लिए अलग अलग रिजल्ट आते हैं, अलग अलग परिणाम आते हैं, तो फिर हम कहते हैं कि ये जो परिणाम है अलग अलग आ रहे हैं तो ये परिणाम विश्वास करने योग्य नहीं है, तो हम कहेंगे इनमें विश्वसनीयता की कमी है। अब इसे हम समझते हैं विधियों के संदर्भ में। किसी विधि के द्वारा हम बालक के एक विशेष गुण का मापन करना चाहते हैं, या फिर समझे कि हमने गणित का टेस्ट लिया। अब गणित के टेस्ट में हमने बच्चे की जो कॉपी थी वो 5 अलग अलग अध्यापकों से चेक करवाई। पहले अध्यापक ने उसे, जैसे मान लो अलग अलग अध्यापकों से हमने कॉपी चेक करवाई, पहले अध्यापक ने उसे 10 में से 10 अंक दिए, दूसरे अध्यापक ने 10 में से 8 अंक दिए, तीसरे अध्यापक ने उसे 10 में से 5 अंक दिए, चौथे अध्यापक ने 7 दिए और पांचवें अध्यापक ने उसे 3 ही अंक दिए 10 में से। अब बताओ कि बच्चे की प्रोग्रेस गणित में कैसी है। टेस्ट तो हमने ले लिया, लेकिन उस टेस्ट में अलग अलग अध्यापकों ने उस बच्चे को अलग अलग नंबर दे दिए, तो अब किसका विश्वास करें? ये तो विश्वास करने योग्य है ही नहीं। तो हम कहेंगे कि ये जो परीक्षण है, ये जो टेस्ट है, इसमें अलग अलग अध्यापक अलग अलग रिजल्ट दे रहे हैं, तो ये विश्वास करने योग्य नहीं है। अर्थात इसमें किस गुण की कमी है? विश्वसनीयता की कमी है। इसी बात को दूसरे तरीके से समझे। देखो, विश्वसनीयता दो तरीके से परिभाषित होती है। ये तो हमने अलग अलग अध्यापकों से कॉपी चेक करवा ली। यदि हम ऐसा करते कि बच्चे का टेस्ट लेते, सोमवार को हमने टेस्ट लिया तो बच्चे ने 10 अंक प्राप्त किए, फिर वही टेस्ट हमने 1-2 दिन बाद लिया, बच्चे ने 8 अंक प्राप्त किए, फिर वही परीक्षण हमने अगली बार दिया, बच्चे ने 5 अंक प्राप्त किए, अगली बार 7 अंक और अगली बार 3 अंक ही प्राप्त किए। अब बताओ कि बच्चे की गणित में प्रगति कैसी है, तरक्की कैसी है? क्या इसके आधार पे बच्चे की तरक्की बताई जा सकती है क्या? किसके आधार पे बताएं? 10 बताएं, 8 बताएं, 5, 7 या 3, ये तो अलग अलग हैं। तो हम कहेंगे कि ये जो रिजल्ट है ये विश्वास करने लायक नहीं है, या कहें कि इस पे विश्वास करके हम बालक की तरक्की नहीं बता सकते। तो इसमें जिस गुण की कमी है वो है विश्वसनीयता। ये तो रही विश्वसनीयता की गुण की कमी। अब देखिए, विश्वसनीयता किसी टेस्ट में होगी कैसे? यदि हम बालक का टेस्ट लेते और उस टेस्ट में बालक के पहली बार लिया 10 अंक आए, दूसरी बार लिया 9 आए, तीसरी बार लिया 8 आए, चौथी बार लिया 10, पांचवी बार 9, लगभग समान आ गए, या कहें कि यहां भी 10 अंक आ गए, तो हम कहेंगे कि बार बार टेस्ट को ले रहे हैं तो बालक के अंकों में ज्यादा अंतर नहीं आ रहा है। यदि ज्यादा अंतर नहीं आ रहा है तो हम विश्वास कर सकते हैं कि बालक की प्रगति अच्छी है, क्योंकि लगभग वही रिजल्ट आ रहा है। या कहें कि पहले अध्यापक से कॉपी चेक करवाई, उसने 10 अंक दिए, दूसरे ने 9, 10, 10, 9, ये अलग अलग अध्यापकों ने अंक दिए, तो भी हम कह सकते हैं कि यह परिणाम विश्वास करने योग्य है। तो इस गुण को हम कहते हैं विश्वसनीयता। देखिए दोस्तों, यदि अलग अलग अध्यापक एक ही परीक्षण में अलग अलग रिजल्ट देते हैं तो वहां विश्वसनीयता नहीं होती। या एक ही टेस्ट को बालक पे बार बार लागू करें, बार बार उससे टेस्ट हल करवाएं और अलग अलग अंतर वाले अंक आए तो भी विश्वसनीयता की कमी है। ठीक इसके विपरीत, यदि हम बालक की कॉपी को अलग अलग अध्यापकों से चेक करवाएं और सभी उसको लगभग बराबर अंक दें तो वो परीक्षण हो जाएगा विश्वसनीय। या हमने बालक का टेस्ट लिया अलग अलग समय पे, एक सोमवार को लिया, एक मंगलवार को लिया, 1-2 दिन बाद लिया, फिर ये 1-2 दिन बाद ऐसे लिए और लगभग बराबर अंक आ गए, तब भी हम कहेंगे परीक्षण में क्या है? विश्वसनीयता है। इसमें देखिए,
एक ही परीक्षण को बार बार लेने पर परिणाम समान आए, एक ही टेस्ट को बार बार ले हम बच्चे के और रिजल्ट लगभग बराबर आए, तो भी हम कहेंगे कि ये जो टेस्ट है ये विश्वसनीय है। दूसरी बात, एक ही परीक्षण की जांच अलग अलग व्यक्तियों या अलग अलग परीक्षकों द्वारा करने पर परिणाम समान आए, ये गुण विश्वसनीयता है। दोनों परिभाषाएं हैं इसकी। एक ही परीक्षण की जांच अलग अलग व्यक्ति करें और रिजल्ट समान आए तो भी ये विश्वसनीयता है। जैसे एक टेस्ट को 5 बार लेने पर कोई विद्यार्थी पांचों बार 10 में से लगभग 8 अंक प्राप्त करता है, तो हम कहेंगे कि ये परीक्षण विश्वसनीय है। या एक टेस्ट की जांच 5 अध्यापकों द्वारा की गई तथा सभी ने विद्यार्थी को 10 में से 8 अंक दिए, 8 या फिर कुछ 8 7 ऐसे दिए लगभग समान, तो यह परीक्षण विश्वसनीयता को दर्शाता है। ये तो दो गुण हो गए, वैधता और विश्वसनीयता, जो बहुत ही काम आएंगे मनोविज्ञान के अध्ययन वीडियो में। अगला गुण समझते हैं वस्तुनिष्ठता। निष्ठता शब्द जो है वो निष्ठा से लिया जाता है या किसके प्रति समर्पण है। वस्तु का अर्थ विषय वस्तु से लिया जाता है, विषय वस्तु, वस्तु का अर्थ विषय वस्तु और निष्ठा का अर्थ उसके प्रति समर्पण या उसके प्रति निर्भरता। यदि किसी परीक्षण का रिजल्ट विषय वस्तु पर निर्भर करता है तो वह परीक्षण वस्तुनिष्ठता के गुण को दर्शाता है। या कहें कि व्यक्ति की रुचि का किसी परीक्षण पर प्रभाव नहीं पड़े तो वो वस्तुनिष्ठता है। ठीक इसी के विपरीत एक गुण होता है आत्मनिष्ठता। ये साथ ही हम समझ रहे हैं। आत्मनिष्ठता जो इसके ठीक विपरीत है, इसका क्या है, विलोम है। आत्मनिष्ठता इसका विलोम है वस्तुनिष्ठता का। अब समझें, जैसे मैंने पूछा कि राजस्थान की राजधानी क्या है। अब देखो दोस्तों, राजस्थान की राजधानी क्या है, इसका जवाब तो जयपुर ही होगा। ऐसा तो है ही नहीं कि कोई विद्यार्थी अपनी इच्छा से कुछ और दे दे तो उसको भी नंबर दे, कोई अच्छे तरीके से जवाब दे दे, कोई कम अच्छे तरीके से दे, सबका तरीका एक ही है। उसका जवाब जयपुर है। इस जवाब पर व्यक्ति की रुचि का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये निश्चित जवाब है। तो ऐसे प्रश्न को हम कहेंगे वस्तुनिष्ठ। आपने पढ़ी भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसके विपरीत यदि मैं पूछता कि राजस्थान के बारे में लिखो, मैंने कहा राजस्थान के बारे में लिखो। अब ये प्रश्न ऐसा प्रश्न है कि इसका उत्तर विद्यार्थी की रुचि पे डिपेंड करता है कि वो इसका उत्तर क्या है। जैसे हम देखें कि राजस्थान के बारे में कोई विद्यार्थी तो उसकी इतिहास के बारे में लिखेगा, कोई उसकी संस्कृति के बारे में लिखेगा, और कोई विद्यार्थी उसके भूगोल या राजस्थान की कोई अन्य विशेषताओं के बारे में लिखेगा। और यहाँ दोस्तों देखें, हमें ये देखने में मिलेगा कि किसी का जवाब तो बहुत अच्छा होगा, किसी का जवाब कम अच्छा होगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ जो उत्तर दिया जा रहा है उस पर उत्तर देने वाले की रुचि का प्रभाव पड़ रहा है, उसके सोचने के तरीके का प्रभाव पड़ रहा है। तो फिर हम कहेंगे कि इस प्रश्न में आत्मनिष्ठता है, या कहें कि इस प्रश्न में वस्तुनिष्ठता नहीं है। क्यों नहीं है वस्तुनिष्ठता? क्योंकि इसमें उत्तर देने वाला व्यक्ति अपना प्रभाव डाल रहा है, वो किसी भी प्रकार से उत्तर दे सकता है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, हम ये भी चर्चा कर सकते हैं कि जब इस विद्यार्थी की कॉपी चेक की जाएगी तो उस कॉपी को चेक करने वाले व्यक्ति की रुचि का प्रभाव भी इस उत्तर पर पड़ेगा।
कोई परीक्षक उसको कम नंबर दे सकता है, कोई उसको उससे थोड़े अच्छे नंबर दे सकता है। तो ऐसे परीक्षण को हम कहेंगे कि इस परीक्षण में आत्मनिष्ठता है, या कहें कि इसमें वस्तुनिष्ठता नहीं है। एक और उदाहरण ले, जैसे मैं विद्यार्थियों से कहूं कि हमारे राष्ट्रपिता कौन है, तो विद्यार्थी जवाब देंगे कि भाई हमारे राष्ट्रपिता तो जो है महात्मा गांधी है। अब इस प्रश्न का जवाब एक निश्चित जवाब है, महात्मा गांधी है तो महात्मा गांधी ही उत्तर रहेगा इसका। इसमें उत्तर देने वाले व्यक्ति के सोचने के तरीके का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और ना ही कॉपी चेक करने वाले के सोचने के तरीके का प्रभाव पड़ेगा। इस प्रश्न को हम कहेंगे कि इस प्रश्न में क्या है, वस्तुनिष्ठता है। ठीक इसके विपरीत आत्मनिष्ठता के संदर्भ में बात करें, यदि मैं कहता कि महात्मा गांधी के बारे में लिखिए, या महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता है उनकी जीवनी के बारे में लिखिए। अब इस प्रश्न का जवाब एक निश्चित जवाब नहीं है। कुछ विद्यार्थी उनके आंदोलन उन्होंने जो किए थे उनके बारे में लिखेंगे, कुछ विद्यार्थी उनके अहिंसा के प्रति जो निष्ठा थी उसके बारे में लिखेंगे। तो हम कहेंगे कि इस प्रश्न में उत्तर देने वाले की रुचि का प्रभाव पड़ रहा है, वो अपने सोचने के तरीके के आधार पर उत्तर दे रहा है। तो फिर ऐसे प्रश्न में जो गुण पाया जाएगा वो है आत्मनिष्ठता। अब इसे मनोविज्ञान के संदर्भ में देखें, ये तो हमने व्यवहारिक जीवन या अन्य संदर्भों में देखा है। यदि कोई परीक्षण ऐसा है जिसमें हम बालक के किसी पक्ष का मापन कर रहे हैं, और उसमें जिसका मापन किया जा रहा है उसकी रुचि का प्रभाव पड़ता है, उसके सोचने के तरीके का प्रभाव पड़ता है, तो फिर हम कहेंगे कि वो परीक्षण आत्मनिष्ठता का गुण रखेगा। और जिस परीक्षण में बालक के सोचने का तरीके का प्रभाव न पड़े, या कहीं उसकी रुचि का प्रभाव न पड़े, या वो अपने हिसाब से हमारे रिजल्ट को न बदल पाए, तो फिर उस परीक्षण में वस्तुनिष्ठता का गुण पाया जाएगा। ये आत्मनिष्ठता और वस्तुनिष्ठता जो एक दूसरे के विपरीत है, ये हो गई। तो आज हमने मनोविज्ञान के अध्ययन विधियों के जो गुण हमने टॉपिक लिया था, इसमें 4 महत्वपूर्ण शब्द समझे हैं जो अपने मापन और मूल्यांकन वाले टॉपिक में भी बहुत। वैधता, ये जो पहला शब्द है, वैधता का अर्थ शुद्धता से लिया जाता है, तथा यह परीक्षण उद्देश्य पूर्ति को बताने वाला गुण है। देखिए उद्देश्य पूर्ति कैसे, जिस उद्देश्य के लिए हमने परीक्षण का निर्माण किया है यदि वो उद्देश्य पूरा हो जाता है तो हम कहेंगे परीक्षण में वैधता का गुण है, या कहें कि परीक्षण में शुद्ध परिणाम दे दिया तो भी हम कहेंगे यह परीक्षण वैध है। दूसरा शब्द देखें दोस्तों, वो है विश्वसनीयता। एक ही परीक्षण को बार बार लेने पर परिणाम समान आए, या कहें कि एक ही परीक्षण की जांच अलग अलग व्यक्तियों द्वारा करने पर परिणाम समान आए, ये गुण विश्वसनीयता है। जैसे कोई टेस्ट है, अलग अलग समय पे लिया, बालक के समान नंबर आए लगभग, तो वो विश्वसनीय है। या कहें कि अलग अलग व्यक्तियों ने उसको चेक किया और समान नंबर दिए, तो ये गुण विश्वसनीयता है। 2 तरीके से परिभाषित है विश्वसनीयता। इसके बाद देखें, अगला गुण है वस्तुनिष्ठता। परीक्षण पर परीक्षार्थी और परीक्षक दोनों का प्रभाव न पड़े, यानी उसका रिजल्ट इनकी रुचि या सोचने के तरीके से प्रभावित न हो, तो फिर हम कहेंगे कि ये जो परीक्षण है इसमें वस्तुनिष्ठता है। ठीक इसी के विपरीत यदि इनका प्रभाव पड़ता है तो फिर हम कहेंगे कि ये आत्मनिष्ठता का गुण रखता है। जिसमें वस्तुनिष्ठता होगी वहां आत्मनिष्ठता नहीं होगी, और जहां आत्मनिष्ठता होगी वहां वस्तुनिष्ठता नहीं होगी। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि वस्तुनिष्ठता ज्यादा होगी तो उस परीक्षण में आत्मनिष्ठता कम होगी, और आत्मनिष्ठता ज्यादा होगी तो उस प्रश्न में वस्तुनिष्ठता कम होगी।
ये 4 शब्द देखो दोस्तों हमने समझे हैं। हम अगली कक्षा में जब मनोविज्ञान के अध्ययन विधियां पढ़ेंगे तो इन 4 शब्दों से हमें बहुत ही लाभ मिलेगा अध्ययन विधियों को समझने में। तो आज की कक्षा में हम इतना ही रखते हैं। अगली कक्षा में मनोविज्ञान के अध्ययन विधियां पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, नियमित रूप से जो हमारे वीडियो हैं बूस्टर डोज नाम से, उनको आप देखें। आपका मनोविज्ञान का जो भी भय है वो दूर हो जाएगा, सारी समस्याएं दूर हो जाएगी, आप रुचि के साथ मनोविज्ञान पढ़ पाएंगे। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, कुछ ही दिनों में जब पर्याप्त संख्या में आप लोग जुड़ जाएंगे, तैयारी प्रारंभ कर देंगे। अभी क्या है, विद्यार्थी थोड़ा तैयारी के प्रति कम जागरूक है। जब पर्याप्त संख्या में विद्यार्थी जुड़ जाएंगे तो हम मनोविज्ञान और शिक्षण विधियों की नियमित कक्षाएं पढ़ेंगे। और विश्वास रखिए दोस्तों, मनोविज्ञान और शिक्षण विधियों में आपके कोई दिक्कत नहीं रहेगी, आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। तो जो विद्यार्थी नए हैं वो हमसे जुड़ने के लिए हमारे सुरभि संस्थान का जो चैनल है, यूट्यूब चैनल सुरभि क्लासेस नाम से, इसे ज्वाइन करें। अध्ययन सामग्रियां यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं निःशुल्क, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है सुरभि क्लासेस सुल्तानपुर नाम से, उसको ज्वाइन करें और नियमित रूप से कक्षाएं देखें। हिंदी की भी हमने कक्षाएं प्रारंभ कर दी है और संस्कृत की भी नियमित कक्षाएं चल रही है। इसके अलावा समय समय पर आपके मार्गदर्शन के लिए और कक्षाएं भी हम लागू करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े। यदि हमारा अध्ययन आपको अच्छा लगा तो प्रत्येक वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें प्रोत्साहित करें।